पहला सुख निरोगी काया। नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे रेक्स और गोयल हॉस्पिटल प्रेजेंट्स फिट जोधपुर के नए एपिसोड में एक और डॉक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए हम तैयार हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कौशल हरलालका जी। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी मेडिकल की पढ़ाई में दिल को ही क्यों चुना? देखिए कि जब एमबीबीएस में एंटर हुए थे तो वहाँ सारे सब्जेक्ट है वो ही पढ़ाए जाते हैं, बट जो हमने देखा ड्यूरिंग एमबीबीएस, जो मैंने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से करी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये वो ब्रांच है जिसमें कुछ इमरजेंसीज रहती है, जिसमें हम किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं। और एक लाइफ सेव करने के बाद में एक जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो एक रूटीन में नहीं मिलती है। तो ड्यूरिंग एमबीबीएस ही जैसे मैं हमारी हॉस्पिटल की वार्ड पोस्टिंग्स वगैरह स्टार्ट होती है, तो एक कार्डियोलॉजी ब्रांच के लिए एक अलग से ही अटैचमेंट स्टार्ट हुआ। तो तभी से सोच लिया था कि आगे इसी फील्ड में जाके कुछ करना है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है सर, और दिल अगर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? जी डेफिनेटली, क्योंकि हार्ट है एक बेसिकली पंप हाउस होता है शरीर का। अगर ये प्रॉपरली वर्क करता रहे, पंपिंग करता रहे, तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं शरीर के उनको अच्छा सा ब्लड देगा, तो उनकी वर्किंग फाइन होगी। और दिल जो है वो भी इनडायरेक्टली सभी ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है। तो मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर फॉलो करें, हार्ट अगर स्वस्थ रहेगा तो काफ़ी हद तक इंसान है स्वस्थ रहता है। ओके, तो सबसे पहला सवाल हमारा फिट जोधपुर में सर हमेशा ये रहता है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, या अपने दिल को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए अभी प्रेजेंट अपन सीनियरों में बात करें तो फिटनेस का मतलब खाली फिजिकल फिटनेस ही नहीं है, इसके साथ साथ मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखता हूं जो फिजिकली मतलब वर्चुअली ऐसा लगता है कि दे आर वेरी फिट, जिम जाते हैं, बॉडी है, लेकिन मानसिक तनाव उनको इतना ज़्यादा रहता है कि वो कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कार्डियक पेशेंट बन जाते हैं। तो फिटनेस का जो हमें पढ़ाया भी जाता है हमारी एमबीबीएस में कि मतलब हेल्दी का मतलब होता है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सोशल रूप से, तीनों ही रूप से अगर आप हेल्दी है तो ही आप एक हेल्दी पर्सन कहलाते हैं। तो मैं मेरी बात करूं तो फिजिकली फिटनेस होने के लिए मैं समय समय पे, जैसे किसी दौर में मैं पहले जिम जाया करता था प्री कोविड एरा के अंदर। तो अभी जिम तो नहीं जाता हूं, लेकिन मॉर्निंग के अंदर ब्रिस्क वॉकिंग और जॉगिंग करता हूं अराउंड 40 मिनट्स। बीच बीच में कभी संडेज वगैरह में साइकिलिंग भी कर लेता हूं, और बीच में समर्स में स्विमिंग भी किया करता था। और थोड़ा टाइम निकाल के 15 से 20 मिनट योगा वगैरह भी अभ्यास करता हूँ। दिल की बीमारियों का जब भी जिक्र होता है तो एक सबसे बड़ी खतरनाक जो तकलीफ़ है वो है हार्ट अटैक, जिसके बारे में कई बार पता भी नहीं चलता और हादसा जो है वो घट जाता है। आप कुछ हमें गाइड कर सकते हैं, कोई ऐसे लक्षण जो हमें बता सकें बिना किसी मेडिकल चेकअप के पहले कि हाँ यहाँ हार्ट अटैक आने की संभावनाएं हैं? यानी सरल भाषा में अगर मैं आपसे पूछूं तो हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं? जी, हार्ट अटैक का जो सबसे मुख्य लक्षण होता है वो छाती में दर्द होता है, जिसे एंजाइनल पेन कहते हैं। तो जो पेन का पैटर्न होता है वो बहुत ही हार्ट अटैक के लिए कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो दर्द होता है वो छाती के बीच के अंदर होता है। एक ये मिसनोमर है कि जो हार्ट होता है लेफ्ट साइड में है, तो जो लेफ्ट साइड का पेन होता है वो हार्ट का दर्द होता है। तो ऐसा नहीं है। जो हार्ट अटैक का दर्द होता है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट में होता है, या दोनों कंधों के अंदर होता है, या दोनों कंधों के बीच में पीठ के पीछे होता है। और ये जो इसका जो करेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा से भारीपन है, जकड़न है, मतलब इस तरह का दर्द होगा जो कि असहनीय टाइप का होता है। और उसके साथ ही घबराहट है, पसीना आना है, ये सारी चीज़ें होती है। और ये कुछ मिनटों तक रहता है, ऐसा नहीं है कि 2 सेकंड रहा, 5 सेकंड रहा। तो ये कुछ मिनटों तक से लेकर कुछ घंटों तक भी रह सकता है। कई बार सर एसिडिक का भी पेन होता है, गैस होने का भी पेन होता है। तो गैस के पेन और हार्ट अटैक के पेन को डिफाइन करने का कोई है तरीका, या कैसे हम पता लगाएं कि ये गैस का हो सकता है? देखिए, गैस का जो दर्द होता है जनरली उसके साथ में दूसरे सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट का फूलना होता है, जैसे ब्लोटिंग कहते हैं, इरेक्टेशंस होती है, डकारी वगैरह आती है, और जलन का एहसास होता है। वैसे हार्ट का जो दर्द होता है उसमें भी कई बार बर्निंग होती है, या रिट्रोशनल बर्न हम कहते हैं। लेकिन अगर साथ में अगर पेट का फूलना है या डकारी वगैरह आना है तो वो ज़्यादा एसिडिटी की तरफ करता है। लेकिन कुछ सबसेट होते हैं, जैसे कि वृद्ध लोग होते हैं, एल्डरली होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, तो उनके अंदर जो इस तरह का ब्लोटिंग होना, बर्निंग होना, ये भी हार्ट का ही सिम्टम होता है, स्पेशली डायबिटिक्स पेशेंट्स के अंदर। तो अगर एंटासिड लेने से या एसिडिटी की दवा लेने से अगर आपका दर्द या जलन सही नहीं हो रही है तो उनको ईसीजी वगैरह करवा के फिजिशियन से या डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।
अगर हम हमारे वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो यहाँ हार्ट से जुड़ी हुई कौन सी तकलीफ़ें ज़्यादा आती है? देखिए इस जोन के अंदर सभी तरह की बीमारियां मिलती है, जिसमें एक तो हार्ट अटैक है, वो तो कॉमन हो ही गया है। और हार्ट अटैक भी जैसे कि हम वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें, वेस्टर्न का मतलब है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे कंपेयर करें, तो इंडिया के अंदर स्पेशली 10 से 20 साल यंगर पेशेंट्स के अंदर हार्ट अटैक आता है। तो यहाँ पे जो एवरेज एज हम देखते हैं वो 40 से 45 साल है, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर 60 से 65 साल होती है। तो एक तो यंग एज के अंदर हार्ट अटैक आते हैं। इसके अलावा हार्ट की जो वाल की प्रॉब्लम होती है, जो मोस्ट कॉमनली इंडिया के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होती है, इसके कारण से वाल सिकुड़ भी जाते हैं और वाल लीक भी रहते हैं। तो उससे भी सांस वगैरह फूलना, थकान होना, धड़कन बढ़ना, चक्कर आना, ये सारे रहते हैं। इसके अलावा हार्ट की मांसपेशियों में सूजन के कारण से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसे कि हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर हार्ट अटैक के कारण से भी हो सकता है और हार्ट की मांसपेशियों में सूजन होने से, पंपिंग कम होने से भी हो सकता है। तो जो हार्ट फेलियर वाले और जो हार्ट की मांसपेशियों में सूजन के पेशेंट है, जो अभी हमने रिसेंटली कोविड में देखा था, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर है हार्ट की जो पंपिंग कम होकर हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद में भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में या इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद में भी कई बार सांस वगैरह की तकलीफ होती है, तो उसमें भी हार्ट की पंपिंग डैमेज होकर हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके अलावा धड़कन का अनियमित होना, धड़कन कम होना, तब भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। और धड़कन अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनको हम अरिदमियाज कहते हैं। तो ये भी कई बार पाल्पिटेशन है, चक्कर वगैरह है, आंखों के सामने अंधेरा आना है, तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके साथ में वो प्रेजेंट करते हैं। बाद में हम ईसीजी, इको करके उनकी डायग्नोसिस करते हैं। जैसा सर आपने हार्ट अटैक का जिक्र यहाँ पर किया, संक्षिप्त में आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या रहते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि जो चेस्ट पेन या इंजाइनल पेन है वो सबसे मुख्य रहता है। इसके अलावा जैसे जो पहले रूटीन एक्टिविटी वो कर रहे थे, अब उसके अंदर उनको थकान लग रही है, सांस का फूलना लग रहा है। और कई बार क्या होता है कि हार्ट अटैक होता है, उसके साथ में हार्ट की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनको हम टेकीकार्डिया या टेकीअरिथमियाज कहते हैं। तो उस समय पेशेंट अचानक से ब्लैकआउट होकर गिर भी जाता है। तो 4-5 मोटे मोटे कारण होते हैं, जिसमें 4-5 मोटे मोटे लक्षण हैं, जैसे कि चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, घबराहट होना है, जो काम पहले करने में इजीली कर रहे थे उनमें अब उनको थकान का महसूस हो रही है, सांस वगैरह फूल रही है, या कभी अचानक से चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो ये सारे मेजर हार्ट अटैक या मैसिव हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि कई बार थकान भी होती है, थकान से ही जुड़ा हुआ एक मसला जो बहुत ज़्यादा इन दिनों चर्चाओं में है कि लोग जिम जाते हैं, वहाँ पर वो एक्सरसाइज करते हैं और अचानक से पता चलता है कि उनका हार्ट फेलियर हो गया या हार्ट की कोई तकलीफ़ हो गई। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्या है, क्या वो कारण है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं इन दिनों जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखने को मिल रही है? देखिए बहुत ही अभी ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि 3-4 सेलिब्रिटीज़ जो है हमारे, वो जा चुके हैं जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान। तो उसमें 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। ये है कि एक तो जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट हैं, जैसे कि अभी अपने जो प्रसिद्ध कॉमेडियन थे वो चले गए थे, तो वो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट थे, उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी बाईपास हो चुकी थी। तो जो हार्ट के पेशेंट है, या जिनको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर है, या जिनकी फैमिली में हार्ट के पेशेंट्स रहे हुए हैं, वो 30-35 ईयर के बाद में अगर जिम जाते हैं तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह लेके ही जाएं। उसके लिए हम कई बार उनके ट्रेडमिल टेस्ट करके उनकी फिजिकल एबिलिटी देखते हैं कि भाई इतने से ज़्यादा आप एक्सटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करें। कई बार जिम में जाके अचानक से एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होके, तो वो हार्ट के लिए नुकसानदेह होती है। और वैसे भी अगर 35-40 के बाद में अगर आप जिम जा रहे हो तो उससे पहले एक बार चेकअप करा के रूटीन, जैसे ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ऐसी चीज़ है कि जब तक वो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता या बहुत ज़्यादा एंड ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करता है, उसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एक्सीडेंटली है, उनमें ब्लड प्रेशर का पता लगता है। तो कभी भी जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं तो उसमें हार्ट रेट भी बढ़ती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और अगर हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ रहता है पहले से तो वो मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरी बात है कि हमेशा हार्ट अटैक से ही डेथ नहीं होती, बहुत बार अरिदमियाज होता है, जैसे मैंने बताया कि धड़कन कम होना या ज़्यादा होना। तो कई बार अगर फेमिलियल है, हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती है, अरिदमियाज होते हैं, तो वो भी ट्रेडमिल करते समय अरिदमिया होके भी बेहोश होके गिर जाते हैं, तो वो भी अचानक से सडन कार्डियक डेथ का एक कारण रहता है। तो ओल्ड एज के अंदर, इवन यंग एज में भी वहाँ पे ट्रेनर्स भी होते हैं, तो आप उनसे गाइड लेके ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीक के अंदर ही अपन हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। तो अपनी फिजिकल एबिलिटी के हिसाब से, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से गाइड लेके डॉक्टर से और ट्रेनर से, तो ग्रेजुअली अपने को एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को बढ़ाना होता है। यानी यहाँ जो समझने वाली बात यह है कि आप जिम जाते हैं तो बिना अपने जिम ट्रेनर की सलाह के
कोई एक्सरसाइज ना करें। इन दिनों चलन ये होता है कि हम दूसरों को जिम में एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं और उन्हें कॉपी करते हुए वही एक्सरसाइज अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि हर किसी के शरीर की रचना अलग है, संरचना अलग है और शरीर में किस प्रकार की परेशानी से आप उस समय गुजर रहे हैं, इसकी जानकारी आपके ट्रेनर को होनी बहुत ज़रूरी है। सीपीआर का अगर हम जिक्र करें सर, सीपीआर भी एक कई सारे ऐसे मामले सामने आते हैं कि सही समय पर सही सीपीआर नहीं मिलता है। थोड़ा सीपीआर के बारे में भी हमारे व्यूवर्स को बताएं ताकि इमरजेंसी की कंडीशन में सीपीआर भी दिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। देखिए, सीपीआर एक ऐसी चीज़ है कि हर एक आम नागरिक को वो आनी चाहिए। ये किसी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है या किसी डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सीपीआर जो है वो हर एक आम नागरिक को आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है या सडन जो कार्डियक अरेस्ट होता है वो कहीं भी हो सकता है। आप मॉल में जा रहे हैं, वहाँ हो सकता है, बस स्टैंड पे हो सकता है, प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, एयरपोर्ट पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हर आदमी को एक सीपीआर का बेसिक चीज़ें हैं आनी चाहिए और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसमें कोई ऐसे मेडिकल नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। सीपीआर जो बेसिकली है वो होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, क्योंकि कभी भी पेशेंट जब बेहोश होता है या सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसमें, तो उसके हार्ट और लंग्स है वो काम नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम उनको आर्टिफिशियल सपोर्ट देना होता है। तो कभी भी हमने देखा कि कोई पेशेंट है वो अचानक से, कोई आदमी है, कहीं भी पर्सन है, वो अचानक से गिर गए, वो बेहोश हो गए, तो आप उनके पास में जाइए, उनको सबसे पहले एक फ्लैट सरफेस पे लिटाना होता है, हार्ड सरफेस पे, पीठ के बल। फिर हमें ये देखना है कि वो बेहोश है कि कैसे है। तो हमें उनसे बात करेंगे, भाई आप कैसे हैं, क्या है। फिर देखते हैं कि वो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम उनका रेस्पिरेशन एक बार देख सकते हैं, उनके हाथ लगा के या उनके पास के अंदर कान को ले जाके। इसमें 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना होता है। उसके बाद में अगर हम अकेले हैं तो आसपास जो भी है उसको असिस्टेंट के लिए कॉल कर सकते हैं, या एम्बुलेंस के जो गवर्नमेंट के 108 नंबर है वहाँ पे फ़ोन करके तत्काल एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और उसके बाद में हमें एक्शन स्टार्ट करना होता है। उसके अंदर सबसे पहले हमको चेस्ट का कंप्रेशन करना होता है। तो चेस्ट कंप्रेशन में पेशेंट को सीधा लिटा के और उसका ये जो स्टर्नम हम जिसको बोलते हैं, ये छाती की हड्डी होती है, वहाँ पे अपना डोमिनेंट हाथ लगा के उस पर कंप्रेशन करना होता है। जो कंप्रेशन की स्पीड होती है वो 100 से 120 पर मिनट होनी चाहिए और कम से कम 2 से 3 इंच है वो कंप्रेशन देना चाहिए। स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा होगी तो हार्ट को रिलैक्स होने का समय नहीं मिलता है। और ये तब तक हमें करते रहना चाहिए जब तक या तो कोई मेडिकल हेल्प नहीं आ जाती है या फिर पेशेंट को होश नहीं आ जाता है। तो सीपीआर है कई बार हमको 10-10, 20-20 मिनट तक भी करना होता है। और साथ में अगर कोई दूसरे साथी हो या दूसरे कोई सपोर्ट करने वाले आए हैं तो पेशेंट का जो गर्दन है उसको हम एक्सटेंड ऐसे कर देते हैं जैसे कि वो सांस ले पाए। कुछ परिस्थितियों में हमें माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हर 15 से 20 कंप्रेशन के बाद में 2 बार हम माउथ टू माउथ ब्रीथ भी दे सकते हैं। तो बहुत ऐसा होता है कि आप अगर चेस्ट कंप्रेशन करो, प्रॉपर सीपीआर दो, तो पेशेंट रिवाइव हो जाते हैं। और मेट्रोज़ के अंदर हम देखें तो बहुत सारी जगह पर है डिफिब्रिलेटर की फैसिलिटी भी रहती है और अब गवर्नमेंट भी इसमें इनिशिएटिव लाई है। तो अगर आप थोड़ा ट्रेंड हो, आपने बेसिक सीपीआर का कोर्स किया हुआ है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी लाइफ सेविंग होता है। गोयल हॉस्पिटल जोधपुर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ कार्डियोलॉजी की ट्रीटमेंट को लेकर कितनी व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं इस समय गोयल हॉस्पिटल में मिल रही हैं? देखिए, जो गोयल हॉस्पिटल है इस जोन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर है जो कि कार्डियक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों से लेकर एडल्ट और ओल्ड एज तक सभी तरह की कार्डियक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसमें जैसे कि 24 आवर्स हमारा आईसीयू रहता है, कार्डियक आईसीयू, जिसमें इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी वगैरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जो किसी टाइम में यहीं पे थी, अब तो दूसरी कैथ लैब्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा वाल वगैरह के जो प्रोसीजर्स हैं, ऑपरेशंस हैं, बाईपास सर्जरीज हैं। देखिए, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर ओपीडी, आईपीडी और ऑपरेशन की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल है। ओपीडी में यहाँ पर जो हाई एंड इको मशीन्स अवेलेबल है, टीएमटी सुविधा है, होल्टर मशीन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा 24 आवर्स इमरजेंसी केयर है, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी जो कि लाइफ सेविंग होती है हार्ट अटैक के पेशेंट में, वो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। यहाँ 10 बेडेड कार्डियक आईसीयू है और 10 बेडेड कार्डियक सर्जरी आईसीयू है, जहाँ पर हार्ट अटैक के अलावा भी दूसरे जैसे वाल के ऑपरेशन है, बच्चों के जन्मजात के ऑपरेशन हैं, छेद वगैरह के। तो एक तरह से ओवरऑल है काफ़ी एडवांस फैसिलिटी और कार्डियोलॉजी और कार्डियक सर्जरी दोनों ही फैसिलिटी अवेलेबल है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हार्ट की तकलीफ के मुख्य कारण क्या रहते हैं? देखिए,
जो हार्ट की ओवरऑल हम बात करें तो कुछ तो जन्मजात बीमारियां होती हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। जैसे जन्मजात हार्ट के अंदर छेद होते हैं, कई बार कार्ड के वाल के प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा कई बार जो चैम्बर्स होते हैं वो उल्टे होते हैं, तो वो तो जन्मजात बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जो एक्वायर्ड होती है उसके अंदर हार्ट अटैक है वो सबसे मुख्य बीमारी है। और हार्ट अटैक जो है उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ जो होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, जैसे कि अगर आपकी फैमिली के अंदर है, पेरेंट्स में फादर मदर को है या अंकल को या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो हैं, तो सेकंड जनरेशन को वो हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है, वो भी 10 साल पहले। इसके अलावा ओबेसिटी है, जैसे मोटापा है, स्मोकिंग है, मानसिक तनाव है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिसे शारीरिक निष्क्रियता कहते हैं, जो कि आज के समय में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली चाइल्डहुड से ही बच्चों से हम देखते हैं तो आउटडोर एक्टिविटी काफ़ी कम है। उसके बाद में जो वर्किंग स्टाइल है वो कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा हो गई है, जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। और इसके अलावा जो दूसरे बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो ये सारे के सारे हैं, ये हार्ट की प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल का भी हार्ट पर काफ़ी असर पड़ता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो च्यूएबल फॉर्म में हो जैसे गुटखा तंबाकू वगैरह लेते हैं, या फिर स्मोकिंग फॉर्म में जैसे बीड़ी सिगरेट चिलम जो भी अपने समाज में रहती है, तो वो हार्ट को डैमेज करती है। वो खाली हार्ट के लिए नहीं, लंग्स के लिए, आंतों के कैंसर है, सभी पूरे ऊपर से नीचे तक ही डैमेज करती है। और ओल्ड एज के अंदर वो स्ट्रोक और लकवे का कारण भी पड़ती है। तो स्मोकिंग तो किसी भी फॉर्म में हो उसको अवॉइड ही करना होता है। एल्कोहल जो है, जो डेटा अपने पास है एल्कोहल के, वो वेस्टर्न वर्ड से हैं, और अपन मानते हैं कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड है, वहाँ पर क्या है कि एल्कोहल एक सोशल नॉर्म है। तो उनकी गाइडलाइन के हिसाब से कि अगर एक मॉडरेट अमाउंट में एल्कोहल कंजप्शन किया जाए, वो भी वाइट वाइन और रेड वाइन वो सजेस्ट करते हैं, तो वो उतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में करते हैं तो डेफिनेटली वो हार्ट की पंपिंग को भी डैमेज करते हैं, हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंसेज भी करते हैं, और लेटर स्टेज में वो हार्ट अटैक के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। सर, ये हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की जो बीमारियां हैं, क्या इन्हें पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है? ये बीमारी क्योरेबल है? जी, कुछ बीमारियां क्योरेबल रहती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो जन्मजात होते हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर छेद हैं, या कुछ जो लेफ़्ट राइट के कनेक्शंस हैं वो उल्टे होते हैं, तो वो सर्जरी या हम कैथेटर से जो डिवाइस लगा के उनको पूरा क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, उसके अंदर ब्लॉकेज है, तो उसको अगर प्रॉपर्ली हम स्टेंट लगा देते हैं तो वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में जो मेडिसिन है, अगर वो प्रॉपर्ली लाइफ स्टाइल को मैनेज करें तो उनको भविष्य में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा कुछ जैसे कि हार्ट की मांसपेशियों की स्वेलिंग रहती है, जिसके कारण से हार्ट डैमेज होता है, वो भी कुछ पेशेंट्स के अंदर कम्प्लीटली क्योर हो जाती है, बट उनको आगे मेडिकल फॉलोअप में रहना होता है। कुछ मेडिसिन है जो उनको रेगुलर लेनी होती है। एक हेल्दी हार्ट के लिए, एक स्वस्थ दिल के लिए क्या फूड जो है वो इनटेक रहना चाहिए? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? देखिए, उसके अंदर सबसे पहले जो हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, संतुलित भोजन है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो अपने जो टोटल कैलोरी इनटेक है उसका अराउंड 50 to 60% है, वो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, फल फ्रूट और सलाद है वो ज़्यादा होना चाहिए। सोल्ट इंटेक है वो स्पेशली कम होना चाहिए। स्पेशली जोधपुर के जो पेशेंट है या अपने एरिया में जहाँ नमकीन का बहुत ज़्यादा शौक रहता है लोगों को, तो उसमें सोल्ट इंटेक है वो थोड़ा सा कम रहे, ऑयल की मात्रा है वो कम होनी चाहिए। और नॉन वेज में भी जो रेड मीट है उसको अवॉइड करना चाहिए, एग है और फिश है वो ली जा सकती है। आप अपने खाने में थोड़ा ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का? जी बिल्कुल रखते हैं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कभी कभी एग वाइट है वो मैं ले लेता हूँ। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ये जो बाहर की नमकीन वगैरह है वो मैं अवॉइड करता हूँ। कभी इच्छा होती है तो श्रीमती जी घर पे ही एयर फ्राई पे बना देती है वो। तो ऑयल और जो सॉल्ट इंटेक है इसका स्पेशली ध्यान रखते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स है वो दिन में जो 2 डाइट होती है उसमें डेफिनेटली फ्रूट और वेजिटेबल्स रहते हैं, तो इसके लिए प्रॉपर ध्यान रखना होता है। हाँ, अगर फिर भी आपको खाने का शौक़ है तो आप उतनी ही मात्रा में, जितना खाने का शौक़ रखते हैं उतनी ही मात्रा में एक्सरसाइज का भी शौक़ रखें। और मैं जैसे ज़्यादातर डॉक्टर से संपर्क में रहता हूँ या डॉक्टर से बात करता हूँ, तो कई डॉक्टर्स का यही कहना है कि सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ब्रिस्क वॉकिंग। आप रोज़ाना अगर 30 से 40 मिनट चलते हैं, वॉक करते हैं, तो आपको बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने का लाभ तो मिलेगा ही, फिट एंड फाइन भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, वैसे आपकी लाइफ में डॉक्टर का जो आपका प्रोफेशन है उसके अलावा और कौन कौन सी हॉबीज़ हैं आपकी?
जी, उसमें म्यूजिक सुनना है, लाइट म्यूजिक सुनना है, और बेसिकली मैं कॉमेडी शोज़ देखना पसंद करता हूँ। तो कुछ कॉमेडी शोज़ है जो कि रेगुलरली आते हैं, तो उस समय तो समय नहीं मिलता है, बट वो ऐप वगैरह पे अवेलेबल है, तो उनको देख के काफ़ी अपने आप को डिस्ट्रेस करता हूँ। और फैमिली मेम्बर्स को भी इसी तरह आप सलाह देते हैं जैसे पेशेंट को देते हैं? जी बिल्कुल, बट ये है कि फैमिली मेम्बर्स में वो सलाह उतनी लागू होती नहीं है क्योंकि वो दिए तले अंधेरे वाली बात है कि वो उतना मानते नहीं, बट फिर भी काफ़ी हद तक वो फॉलो करते हैं, वो देखते हैं, तो उनको भी ठीक लगता है। और कोई ऐसा संदेश जो आप आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे व्यूवर्स से साझा करना चाहें? जी, मैं यही कहना चाहूँगा स्पेशली युवा पीढ़ी को कि अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बैलेंस रखें, एक अपने जो एम और टारगेट है उनको फिक्स रखें, क्योंकि अभी जो डिजिटल मीडिया का ज़माना है तो उसमें और कॉम्पिटिटिवनेस और एम्बिशियसनेस बहुत ज़्यादा रहती है युवा पीढ़ी को। उसके कारण से वो स्ट्रेस रहते हैं कि जो मेरा फ्रेंड है, मेरे पास वाला है, उसके पास बड़ी कार है, उसके पास ये गजेट्स हैं, ये है। तो ज़्यादातर जो कॉलेज गोइंग है या जो अभी न्यूली जिन्होंने स्टार्ट किया है वर्किंग, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहती है, और उस स्ट्रेस के अंदर वो अपने आप को मेंटली अपसेट कर लेते हैं। और मेंटल स्ट्रेस है वो आज की युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, और वो जो दूसरी बीमारियां भी है प्लस हार्ट की बीमारियां, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए कुछ लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कुछ एल्कोहल का सहारा ले लेते हैं। तो अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो बैलेंस रखें, कुछ समय आधा से 1 घंटे अपने शरीर के लिए और अपने हॉबीज़ के लिए भी निकालें, और स्मोकिंग, एल्कोहल इनसे दूरी बना के रखें, और कोशिश करें कि वीक में 5 से 6 दिन आधा घंटा आप एक्सरसाइज या जो भी आपकी हॉबी है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, वो करें। तो ये थे डॉक्टर कौशल हरलालका जी हमारे साथ फिट जोधपुर के हमारे आज के एपिसोड में। जो सर ने आपको जानकारियाँ दी हैं उन्हें आप साझा ज़रूर करें, अपने परिवार में भी लोगों को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज के प्रति आगे बढ़ाएं, उन्हें ज़रूर सलाह दें कि वो भी एक्सरसाइज करें समय पर। अगर आपको हार्ट की तकलीफ़ है तो बिना डॉक्टर के सलाह कोई दवाई ना लें। सर, हेल्थ चेकअप जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट डिजीज़ में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हेल्थ चेकअप है वही 30 से 35 ईयर के एज के बाद में एनुअली सबको अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। उसके लिए मैं ज़्यादातर को सलाह देता हूँ कि जैसे आपका बर्थडे है या कुछ मैरिज एनिवर्सरी की डेट आप फिक्स कर सकते हैं, जिस दिन आप रूटीन हेल्थ चेकअप है, जिसमें ब्लड का शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, और अगर आपके घर में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो एनुअली ट्रेडमिल टेस्ट है वो आपको करवाना चाहिए। बाकी अगर आपकी दूसरी बीमारियां हैं तो उसका फॉलोअप जैसे आपको डॉक्टर कहे उस हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम अर्ली स्टेज में बीमारी का पता लगा पाएंगे तो उसको एडवांस होने से रोकेंगे, और उसके जो दूसरे डेट्रीमेंटल इफेक्ट है बॉडी पे उसको जल्दी कंट्रोल कर पाएंगे। तो प्रिवेंटिव चेकअप्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। चेकअप की बात आपने की है तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपका ओपीडी टाइम गोयल हॉस्पिटल में क्या रहता है? जी, गोयल हॉस्पिटल में मॉर्निंग में मैं 11 to 2 रहता हूँ अवेलेबल, और इवनिंग में 5:30 to 6:30 रहता हूँ। इसके अलावा इमरजेंसीज़ के अंदर 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल हरलालका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास जानकारियाँ साझा करने के लिए। कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में एक और डॉक्टर साहब के साथ फिटनेस के कई मंत्रा आपसे साझा करने की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर हमारा ये वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मिस ना करें। आप देख रहे थे फिट जोधपुर प्रेजेंटेड बाय गोयल हॉस्पिटल। मैं हूँ आरजे रेक्स आपके साथ।